हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 19 जनवरी 2026 को और इसके आंसर की आ चुकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ थ्री फेसेज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दैट मीट एट ए सिंगल कॉर्नर मेजर √5 √10 एंड √13 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पैरेललोपाइप दे रखा है। पैरेललोपाइप को एज ए क्यूबॉइड भी मान सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने क्यूबॉइड बना लिया। अब इसके तीन फेस का जो डायगोनल है वो अपन को दे रखा है। तो मैं मान सकता हूँ कि ये हो गया √5, ये हो गया √10 और ये हो गया √13। तो अब देखिए यहाँ पर अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको अपन मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं एच। तो अब जैसे यहाँ पर है एल एच √13, ये क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू √13 का स्क्वायर दैट इज 13। सेम तरीके से बी एच √5 भी पाइथागोरस थ्योरम, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर दैट इज 5। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये एल है, ये बी है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर दैट इज 10। आप चाहे तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से भी एल बी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। नहीं तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास, इधर में हो गया आपके पास 28। तो 2 से अगर आप काटेंगे तो 14 बार में। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपने पास आ चुका है। अगर इसमें से मैं एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा केवल बी स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 14 माइनस 13 दैट इज 1। अगर बी स्क्वायर आ चुका है तो इसको आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 1 4। और अब अगर मैं एच स्क्वायर को पहली वाली में पुट कर दूं तो यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा 13 माइनस 4 9। तो अब देखिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर एल स्क्वायर 9 है तो एल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेंथ है तो ऑब्वियस है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो केवल पॉजिटिव ही रहेगी। सेम तरीके से बी स्क्वायर अगर बने तो बी इक्वल टू 1 और अगर एच स्क्वायर 4 है तो एच इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ गया 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको आप एक आसान क्वेश्चन मान लेते हैं, मतलब आसान ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू 62 द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी इफ एंगल टी पी आर इक्वल टू 38 व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ये हो गया पी, ये क्यू और ये आर। एंगल आर अपन को दे रखा है 62 और यहां पर जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बोला जा रहा है कि एस पॉइंट पर है और क्यू आर को टी पर मीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा टी। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और दूसरा ये जो पी क्यू लाइन है इसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि जितना क्यू एस होगा उतना ही अपने पास पी एस हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पर अपन को सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो एंगल टी पी आर है ये अपन को दे रखा है 38 और अपन से एंगल पी क्यू आर पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं पी एस टी और क्यू एस टी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में ही एक तो पी एस और क्यू एस कॉमन है, इसके अलावा दोनों में एक साइड कॉमन है एस टी। तो एस टी इक्वल टू एस टी आ जाएगा और एक एक एंगल बराबर है। इसमें एंगल पी एस टी बराबर है और इसमें एंगल क्यू एस टी। क्योंकि देखिए अगर पी एस टी 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, बिकॉज जो पूरी लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो बाकी अगर ये 90 है तो बाकी भी 90 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो उनके करस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एस पी टी के लिए जो करस्पोंडिंग होगा वो एस क्यू टी होगा। दैट मीन्स कि अगर एस क्यू टी थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू हो गया थीटा, एंगल पी हो गया थीटा प्लस 38 और एंगल आर हो गया 62। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 38 प्लस 62 का अगर आप करेंगे तो 100। तो ये आ गया आपके पास 80 डिग्री। 2 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 40 बार में। तो थीटा आ गया 40 और अपन को यहां पर थीटा ही निकालना है। थीटा क्या है, पी क्यू आर।
तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 24? तो देखिए यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि एक नंबर इस सेट में से चूज करना है और वो जो नंबर है वो या तो 6 से डिवाइड हो या 8 से हो, लेकिन 24 से ना हो। अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो 24 आएगा। दैट मीन्स कि कोई नंबर को अगर 24 से डिवाइड होना है तो फिर वो 6 से भी होगा और 8 से भी होगा। दैट मीन्स बोल सकता हूं कि जो नंबर अपन को लेना है वो इस तरीके से लेना है कि वो या तो 6 से हो या 8 से हो, लेकिन दोनों से ना हो। तो यहां पर अब अपन यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है उनकी संख्या निकालते हैं। तो देखिए उसका एक आसान सा तरीका होता है, जब कभी भी आपको शुरुआती n इंटीजर्स में से या n नेचुरल नंबर में पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड होंगे या किसी भी नंबर से डिवाइड होंगे, तो इसका डायरेक्ट तरीका है आप n को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। n मतलब कितना है? 120। तो 120 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और ये अपने पास आ गया 20। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि टोटल 20 इंटीजर ऐसे होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। अगर यहां पर 20 की जगह कोई डिसिमल में आता, जैसे 20.2 कुछ आता, तो फिर अपन को क्या करना है, जो लोअर इंटीजर है वो लेना है। दैट मीन्स 20, मतलब उससे जस्ट छोटा इंटीजर। लेकिन यहां पर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यही अपना नंबर हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मेरे को निकालना है कि 8 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, तो 120/8 इक्वल टू 15। अब यहां पर मैं देख लेता हूं कि 24 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, तो 120/24 इक्वल टू 5। तो अब आप देखिए बोल सकते हैं कि जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें वो नंबर भी आ गए जो 24 से डिवाइड होंगे। दैट मीन्स कि इन 20 में ये 5 नंबर भी इंक्लूड है। तो अगर मेरे को 24 से डिवाइड होने वाले को हटाना है तो मुझे इन 20 में से भी इन 5 नंबर को हटाना पड़ेगा। तो केवल 6 से डिवाइड होने वाले कितने आएंगे? 20 - 5। और सेम तरीके से जब आप 8 से डिवाइड होने वाले नंबर की बात करते हैं तो उनमें वो नंबर भी है जो 24 से डिवाइड होते हैं। तो इनमें से भी अपन को ये 5 नंबर हटाने पड़ेंगे। तो ये अपने पास कितना आएगा? 15 - 5। तो ये वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड होंगे, 24 से नहीं होंगे। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि आपके पास टोटल ऐसे कितने नंबर है, तो ये हो गया कितना? 15, ये हो गया 10, दैट इज 25। तो टोटल 25 नंबर है। अब यहां पर अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने? 25। मतलब 25 ही नंबर हो सकते हैं जो या तो 6 से होंगे या 8 से होंगे और 24 से नहीं होंगे। डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल जो सेट है वो। तो इस सेट में टोटल कितने नंबर है? 120। तो 25/120। तो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। अब देखिए यहां पर ये ऑप्शन भी है, तो जो इसका आंसर होगा वो यही होगा। लेकिन उनने जो आंसर की में आंसर दिया है वो ये वाला दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सर्कमसेंटर कोइंसाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सर्कमसेंटर है वो किससे कोइंसाइड करता है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात है कि इसमें सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर सब कुछ एक ही पॉइंट पर होता है, मतलब सब कुछ कोइंसाइड करता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि किससे कोइंसाइड करेगा? सेंट्रोइड से। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो एक बहुत ही आसान सवाल आप इसको बोल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। अब यहां पर आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत बार किए होंगे। जब कभी भी कोस से बाय साइन भी आपके पास आता है या फिर साइन ए बाय कोस भी आता है, तो आपको चेक करना होता है क्या a + b 90 है क्या। अगर a + b 90 होगा तो उस केस में ये भी आपके पास 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 39 + 51 90 है। दैट मीन्स कि cos 39 बाय साइन 51 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3/2 × 1। फिर माइनस में अगर मैं स्क्वायर रूट वाले टर्म की बात करूं तो यहां पर इस तरीके की आइडेंटिटी भी आपने बहुत बार करी हुई है। जब कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आता है या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी आता है, तो इसमें भी आपको चेक करना होता है क्या a + b 90 है क्या। अगर ये 90 है तो फिर ये दोनों भी 1 के बराबर होते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 39 + 51 90 है, तो ये भी आपके पास 1 होगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 1। तो 3/2 - 1 इक्वल टू 1/2। तो फिर से ये भी एक आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी। A set of n value x1, x2 and so on till xn has a standard deviation of 5. The standard deviation of x1 - 7, x2 - 7 and so on till xn - 7 will be. तो देखिए यहां पे आपको इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 दे रखा है और यहां पर अपन से इनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यू है उनमें से 7 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब कभी भी अगर सेम नंबर को ऐड किया जाए या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहता है जो पहले था। दैट मीन्स कि अगर पहले 5 था तो अभी भी 5 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक बहुत ही आसान सवाल आप कह सकते हैं। अब चलिए इसकी बात आइए तो और इस पे बात कर लेते हैं। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे यहां पर माइनस की जगह अगर ये सब 7x1 7x2 इस तरीके से होता तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि आंसर अपना क्या बन जाता, 7 × 5 दैट इज 35। लेकिन यहां पर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम काम वेरिएंस में भी होता है। वेरिएंस में भी अगर आप सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएंस इज इक्वल टू अपने पास हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदला तो फिर वेरिएंस भी नहीं बदलेगा। और वेरिएंस में भी अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो फिर उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन में तो डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेरिएंस में आपको क्या करना होता है, 7 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, फाइंड द मीन एज ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए यहां पे आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें क्लास इंटरवल दे रखी है और नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 25 से 29 के बीच में लाई करती है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सबकी ही 25 हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। या ऐसा भी हो जाए कि सबकी ही 29 है, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ की 25, कुछ की 26, कुछ की 27, एनीथिंग वुड बी पॉसिबल। लेकिन अब अपन को नहीं पता कि किसकी कितनी है और इससे अपन को मतलब भी नहीं है। तो जब कभी भी अपन को मीन निकालना होता है तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है अपने पास सम ऑफ ऑल दी एजेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अब यहां पर सम ऑफ ऑल दी एजेज कैसे आएगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है इनका लेंगे एवरेज। तो 25 और 29 का अगर आप एवरेज लेंगे तो वो आ जाएगा 27। सेम तरीके से इसका अगर आप एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 32, इसका आ गया 37, यह आ गया 42, 47, 52 और 57। तो अब अपन यहां पर मान लेंगे कि ये 10 लोग जो है उनकी सबकी एज 27 ईयर्स है। तो यहां पर इन लोगों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, अगर एक जने की 27 है तो 10 की हो जाएगी 10 × 27 दैट इज 270। सेम तरीके से ये जो 12 लोग हैं इन सब की एज 32 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा एज का, 32 × 12, 12 दूनी 24 की 4, 2 कैरी चला गया 36 और 2 38। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, 37 × 8 करेंगे तो 8 7 जा 56 की 6, 5 कैरी चला गया 38, 24 और 5 29। फिर यहां पर 42 × 5 हो जाएगा 210, 47 × 15 करेंगे, 15 का 7 बार में 105, 10 कैरी चला गया 15 चौको 60 और 10 70, यह आ जाएगा 520 और 15 का 7 बार में 105, 10 कैरी चला गया 15 पंजे 75 और 10 85। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने, 10 12 8 5 15 10 15, इन सबका अपन को क्या करना है, सम करना है। तो देखिए 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 15 40, सॉरी 35 और 15 50, 50 और 10 60, 60 और 15 75। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 75। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका सम करना पड़ेगा। तो 4 6 10, 10 5 15, 15 और 5 20 की 0, 2 कैरी चला गया 7 2 9, 9 और 8 17, 17 + 9 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। 26 और 1 27, 27 और 2 29, 29 और 5 34 की 4, 3 कैरी चला गया 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32। तो 3240 डिवाइड बाय 75 अगर आप करेंगे तो देखिए 75 का 4 बार में होता है 300, तो 324 माइनस 300 अगर आप करते हैं वैसे आंसर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही जिसमें 4 आ रहा है। तो ये अपना पास हो जाएगा 43.2 ईयर्स। A rectangle is such that its area is 48 centimeter square and its perimeter is 28 centimeter. If a rhombus is formed by joining the midpoint of the side of this rectangle, what is the area of the rhombus? तो देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल है, ये अपन रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इसका एरिया और पेरीमीटर अपन को दे रखा है, इसका एरिया तो है 48 और इसका पेरीमीटर है 28। बोला जा रहा है कि
इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक रोम्बस बनाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का अपना ये एक रोम्बस हो गया। तो अपन से यहां पर इस रोम्बस का एरिया पूछा जा रहा है। अब देखिए रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या होते हैं, उसके डायगनल। तो यहां पर अगर आप डायगनल बनाएंगे तो एक डायगनल तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डायगनल है इसको D1 बोल देते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर हो जाएगा। और सेम तरीके से ये जो D2 है ये अपने पास इस रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अपन को क्या करना है, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी आपको 48 दे रखा है और पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपको 28 दे रखा है। सबसे पहले तो 2 से आप काट दीजिए, ये आ गया 14। अब देखिए यहां पर अगर आप चाहे तो क्वाड्रेटिक बनाइए, लेकिन क्वाड्रेटिक बनाने में फालतू समय खराब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो 14 जो है वो 8 प्लस 6 होता है और 48 जो है वो 8 इंटू 6 होता है। दैट मीन्स कि L इक्वल टू आ गया आपके पास 8 और B इक्वल टू आ गया 6, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 है लेंथ दैट इज 8 और D2 है ब्रेथ दैट इज 6। तो 2 से अगर आप काटेंगे 3 बार में 8 3 24, ऑप्शन नंबर बी। If a chord of a circle subtends an angle of 60 degree at the circumference of the circle, then what is the ratio of the radius of the circle and the length of the chord respectively? तो देखिए यहां पर एक सर्किल में एक कोड है और ये जो कोड है वो सरकमफ्रेंस पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये आपको दे दिया 60 डिग्री। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस और इस कोड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे ये मैंने मान लिया सर्किल का सेंटर, तो ये जो कोड है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो देखिए जो कोड है वो सेंटर पर हमेशा सरकमफ्रेंस का डबल एंगल सबटेंड करती है। मतलब अगर सरकमफ्रेंस पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो जो सेंटर है उस पर इसका डबल बनेगा दैट इज 120 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आ गया 120। तो अब यहां पर आप क्या कीजिए, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया कोड के ऊपर। अब अपन जानते हैं कि सेंटर से जब कभी भी अपन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, साथ ही साथ ये जो एंगल है ये भी बाइसेक्ट होता है। तो अगर ये पूरा 120 है तो ये हो जाएगा अपने पास 60 और ये 90 ये 60 तो ये हो गया 30। तो ये अपने पास है R दैट इज रेडियस। तो यहां पर अपन जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में 30 60 90 ये कोण हो तो उस केस में इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमेशा 1√3 के रेशियो में होती है। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 90 के सामने वाली अगर R है दैट इज मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू अगर R है तो ये जो 60 के सामने वाली है दैट इज ये वाली, ये कितनी होगी, तो 60 के सामने वाली कितनी होती है √3 टाइम्स। तो √3 की वैल्यू कितनी आएगी R/2 इंटू √3। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये है आपके पास R/2 √3, तो ये भी होगा R/2 √3। तो जो पूरी कोड है उसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास √3R। तो अगर आप रेशियो लेंगे तो R रेडियस को तो मैंने R ही रहने दिया और जो कोड है उसकी लेंथ आ गई √3R। तो रेशियो अगर आप लेते हैं तो ये R से R कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1:√3, ऑप्शन नंबर डी। A hemispherical tank is full of water. It is connected to a pipe that empties it at a rate of 7 liters per second. How much approximate time in minute will it take to empty half the tank if the internal radius of the tank is 2.1 मीटर। तो देखिए यहां पे आपको बोला जा रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। ये अपना हो गया हेमिस्फेरिकल टैंक। अब इसमें एक पाइप लगा हुआ है जो कि इसको खाली करने का काम करता है और ये जो पाइप है ये 1 सेकंड में 7 लीटर पानी निकालता है। मतलब जो पाइप की एफिशिएंसी है वो अपन को दे रखी है 7 लीटर पर सेकंड। अब यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। टैंक की जो इंटरनल रेडियस है वो मेरे को दे रखी है दैट इज 2.1 मीटर। तो अभी यहां पर अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, टैंक के हेमिस्फेयर की शेप का, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr3। पाई को आप ले लीजिए 22/7 और रेडियस है आपके पास 2.1, तो 2.1 का क्यूब। अब यहां पर लेकिन अपन को पूरा टैंक खाली नहीं करना, केवल आधा टैंक ही खाली करना है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को केवल आधा ही पानी निकालना है। तो ये तो हो गया फुल पानी, तो आधा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि अपन को इतना पानी निकालना है और ये जो पानी है ये काई में, ये है क्यूबिक मीटर में।
लेकिन यहां पर आप देखिए जो एफिशिएंसी अपन को दे रखी है वो काय में दे रखी है, वो दे रखी है लीटर में, लेकिन इन्होंने कन्वर्जन अपन को दे रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो यहां पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये जो क्यूबिक मीटर है इसको लीटर में चेंज कर दीजिए। तो लीटर में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 3 डिसमल है ये आपके पास हट जाएंगे, क्योंकि 3 जीरो से ये 3 डिसमल अपने पास खत्म हो गए। तो ये अपने पास हो गया लीटर में, मतलब इतना पानी अपन को निकालना है। अगर 1 सेकंड में 7 लीटर पानी निकलता है तो इस पूरे पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या हो गया ये पूरा, और एफिशिएंसी कितनी है 7 लीटर, तो डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 अगर आप करते हैं तो देखिए 3 इंटू 7 21, ये 7 का 3 बार में, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21। अब ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सेकंड में, क्योंकि जो आपको एफिशिएंसी दे रखी थी वो पर सेकंड की दे रखी थी, लेकिन आंसर अपन को काई में बताना है मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, बिकॉज अपन जानते हैं कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1/60 मिनट। तो डिवाइड बाय 60 आप कर दीजिए इसको, तो 22 इंटू 3 इंटू 21/60 मिनट। तो अब जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो यहां पे अपन को अप्रोक्सीमेट टाइम बताना है। 3 से सबसे पहले तो आप 20 बार में काट दीजिए, तो 2 से 10 बार में, 2 से ये 11 बार में, 11 इंटू 21 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 और 1 3, तो 231/10 दैट मींस 23.1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी द एंगल एट बी इज 90 इफ AB इक्वल टू 6 BC इक्वल टू 8, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड G एंड ऑर्थो सेंटर H। तो चलिए सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपने पास है B, ये है A और ये है C। AB अपन को दे रखा है 6, BC दे रखा है 8, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होती है, तो मैं बोल सकता हूं AC आ जाएगा 10 के बराबर। अब यहां पर अपन से सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर होता कौन सा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर फिक्स होता है ये 90 वाला कोण। तो जो अपने पास 90 डिग्री वाला एंगल होता है वही होता है ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। अब सेंट्रोइड यहां कहीं बीच में होगा, तो अब जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये अपने पास क्या होगा, ये होगा मीडियन, क्योंकि जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। तो जैसे अगर मैंने इसको ई मान लिया तो मैं बोल सकता हूं कि मीडियन जो है वो लाइन को आधे आधे भागों में बांटता है, तो जितना ए होगा उतना ही ईसी होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो मीडियन है ये वाला जो कि हाइपोटेनियस पे आ रहा है, ये हाइपोटेनियस के आधे के बराबर होता है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सब में फिक्स है, ये वाले जो मीडियन है इसकी लेंथ अपने पास हाइपोटेनियस के आधे के बराबर हो जाती है। तो 10/2 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 5। और जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये अपने पास हो गया 2:1। तो मैं बोल सकता हूं 2 + 1 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 5। और आपको यहां पर ये ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रोइड के बीच की दूरी निकालनी है, जो कि कितनी है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10/3। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ये वाला जो ई है ये अपना पास होता है सरकम सेंटर। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें फिक्स है जो सरकम सेंटर है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। दैट मींस कि ये जो ई पॉइंट है ये सरकम सेंटर है। तो यहां पर अगर अपन से ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछता तो वो कितना आ जाता, तो वो आ जाता 5। अगर अपन से सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछता तो वो कितना आ जाता, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू 5 और ये है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो देखिए इस तरीके के सवाल यहां पर बन सकते हैं। If 3x minus ky plus 8 equal to 0 and 9x minus 18y plus 20 equal to 0 have no solution, find k। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। जैसे अगर मैं लाइन की जनरल इक्वेशन मानूं a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 और a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, तो जब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उस केस में उनके बीच में नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और लाइन पैरेलल कब होएगी, जब x और y का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो लेकिन कांस्टेंट बराबर ना हो, मतलब उनका रेशियो। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। सेम तरीके से अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो कब हो पाएगी, जब अपने पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो इस केस में अपन को सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा।
और सिंगल सॉल्यूशन कब मिलता है? जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। और अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी, तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि तीनों का जो रेशियो है वो बराबर हो, दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस तरीके से तीनों के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, नो सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर अपन को नो सॉल्यूशन बोल रहा है, दैट मीन्स कि अपन को कौन सी कंडीशन लगानी है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट दैट इज 3, और a2 क्या है? यहां पर x का कोएफिशिएंट दैट इज 9। दिस इज इक्वल टू, और y का कोएफिशिएंट क्या है? -k। अपन को उनके साइन के साथ लेके चलना है। सेम तरीके से यहां पर क्या है? y का कोएफिशिएंट -18, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए 8/20। तो अब आप देख सकते हैं कि 3/9 और 8/20 आपस में बराबर नहीं होंगे। 3/9 कितना हो गया? तो ये हो गया 1/3, और 8/20 कितना हो गया? तो ये तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, तो 1/3 और 2/5 बराबर नहीं होते। दैट मीन्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर मेरे को यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शुरुआत के दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू आ गया k/18, तो ये 3 से 6 बार में, तो k इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पीसेज बाय मेकिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट थ्रू इट्स सेंटर, वन अलोंग ईच एक्सिस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एकदम एजीटी सेम आया था IBSA के पेपर में। इस बार जो IBSA 2025 का पेपर हुआ था उसमें एकदम एजीटी सेम क्वेश्चन आया था। इसको मैंने अपने चैनल पर डाला भी हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको जरूर फायदा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक स्पेयर है जिसमें अपन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट लगा रहे हैं उनकी एक्सिस पे। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक कट लग रहा है एक्स एक्सिस पे, एक लग रहा है वाई पे और एक लग रहा है जेड पे, क्योंकि ये तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर जो स्पेयर है वो टोटल 8 पीस में कट हो रहा है। तो जैसे अगर मैं फिगर इसका दिखाना चाहूं तो इस तरीके से अपन ने यहां पर 3 कट लगाए, एक तो ये ग्रीन कलर का, एक ये पिंक कलर का और एक ये ब्लू कलर का। तो ये जो ग्रीन कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। सेम तरीके से ये जो पिंक कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस, और ये जो ब्लू कलर का कट है इसको आप बोल सकते हैं जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस पे अपन ने परपेंडिकुलर कट लगाए, और इस तरीके से ये जो स्पेयर है ये 8 आइडेंटिकल पीस में डिवाइड हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3, और इधर की साइड ये 4, और सेम तरीके से 4 नीचे, तो 4 + 4 8। तो जैसे यहां पर इसका मैं एक पीस अलग से दिखाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पीस का टोटल सरफेस एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए अगर वॉल्यूम पूछा जाता जब तो अपन डायरेक्ट स्पेयर के वॉल्यूम को डिवाइड बाय 8 कर देते, लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया के केस में आप इसे डायरेक्टली डिवाइड बाय 8 नहीं कर सकते। जब आप स्पेयर के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो उस केस में केवल ये वाला जो पार्ट है यही आपको मिलेगा, दैट मीन्स ये कर्व्ड पार्ट। लेकिन बाकी जो ये वाला पार्ट है ऐसे ही सेम एक नीचे होगा और एक सेम उधर की साइड पे होगा। तो यहां पर टोटल ऐसे 3 फेस बनेंगे, एक फेस ये, एक ये नीचे बेस, और एक इधर की साइड बनेगा जो अपन को इस फिगर में नहीं दिख रहा। तो ऐसे 3 फेस ये और एक फेस ये कर्व्ड वाला। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं कर्व्ड वाले पार्ट की बात करूं तो कर्व्ड वाले पार्ट के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये स्पेयर के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। तो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। पाई को अपन पाई रहने देते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में वही है। तो 4π, रेडियस कितनी है? रेडियस है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 डिवाइड बाय 8। तो डिवाइड बाय 8 करने से मेरे को ये कर्व्ड पार्ट तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा ये जो 3 फेस है इनका एरिया भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 फेस है ये कैसे आपको दिख रहे हैं? तो ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल की तरह दिख रहे हैं। सर्किल के क्वार्टर का जो एरिया होता है वो अपने पास होता है 1/4 इंटू πr², और ऐसे 3 फेस है और तीनों आइडेंटिकल है, तो मैं बोल सकता हूं 3 इंटू 1/4 πr²। और रेडियस कितनी होगी? वही रेडियस होगी जो स्पेयर की है, दैट इज 21। तो 21 का स्क्वायर 441। तो यहां पर अपन को इसको ऐड करना है। तो अब आप देखिए 4 से मत काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में। तो ये आपके पास आ गया 2π इंटू 441 प्लस 3π इंटू 441। तो ये 3 और 2 5, तो 5/4 पाई इंटू 441। तो यहां पर मैं 4 से कैंसिल आउट कर देता हूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, तो ये 10 आ गया। 10 का मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, इतना बहुत है। अप्रोक्सीमेट आंसर अपन को निकालना है। ऑप्शन अपने अच्छे खासे दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी चला गया,
तो ये आ गया 5, 11 पंजे 55, तो 551 पाई के करीब आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूले लगते हैं। x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होता है, तो ये अपने पास हो जाता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। तो एक बहुत ही आसान सवाल आप बोल सकते हैं अलजेब्रा पे, कुछ करना ही नहीं था, केवल 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। और इस तरीके के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने सीजीएल प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे तो उसमें लगभग हर शिफ्ट में एक कन्वर्जन का क्वेश्चन उन्होंने जरूर पूछा था। तो आप बोल सकते हैं कि एकदम कॉमन क्वेश्चन उन्होंने दे दिया जो नॉर्मली आता ही आता है एग्जाम में। तो यहां पर देखिए 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 माइनस 3 दूनी 6√3, तो 8 3 24, 24 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो 18√3, ऑप्शन नंबर डी। The expenditure of a company on 5 head A, B, C, D and E is in proportion to this. The expenditure on E is equal to the arithmetic mean of the expenditure on A and D. If the expenditure on C exceeds that on B by 18,000, find the total expenditure of the company. तो देखिए यहां पे आपको एक कंपनी में 5 डिवीजन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेशियो में दे रखा है 3, 5, 7, 11, 7। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि ई पर जो एक्सपेंडिचर है वो ए और डी के मीन के बराबर है। तो देखिए ई पर एक्सपेंडिचर है 7 यूनिट और ए और डी का मीन अगर आप निकालेंगे तो ए है 3, डी है 11, 3 + 11 14, 14/2 7। तो आप देख सकते हैं कि बराबर है, तो कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, क्योंकि यहां से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि सी पर जो एक्सपेंडिचर है वो बी से 18,000 ज्यादा है। सी पर कितना एक्सपेंडिचर है 7 यूनिट और बी पर कितना है 5 यूनिट, दैट मीन्स कि इनका जो डिफरेंस है ये अपन को दे दिया 18,000। तो 7 - 5 मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दे दी 18,000। और यहां पर अपन से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 + 5 8, 8 7 15, 15 और 11 हो गया 26, 26 और 7 33, मतलब 33 यूनिट की वैल्यू अपन से यहां पे पूछी जा रही है। तो आप 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 9,000। तो 33 × 9,000 कर लीजिए। 9 × 27 के साथ 2 कैरी चला गया, 9 × 27 और 2 29, 297,000, ऑप्शन नंबर बी। A, B and C invest in a business in the ratio 2:3:5. After 4 months, A increase his capital by 50%, B decrease his capital by 1/3 and C leave the capital unchanged. At the end of the year, if the total profit is rupees 33,000, find the share of B. तो देखिए इस तरीके के सवाल एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के पेपर में लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। मैंने काफी सारे क्वेश्चन डाले भी हुए थे। तो अगर आप सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर करके गए होंगे तो ये जो सवाल है ये आपके लिए एकदम हलवा होगा, क्योंकि बहुत बार आपने ये सवाल किया होगा। तो एक आसान सवाल आप इसको बोल सकते हैं। यहां पर अपन को सबसे पहले तो एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 2:3:5। अब ये जो रेशियो ये इनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, लेकिन जब कभी भी अपन टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो टोटल प्रॉफिट है वो बराबर होता है टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इक्वल टू होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब जैसे यहां पर बोल रहा है कि 4 महीने के बाद इसने जो अपनी कैपिटल है उसको 50% इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि शुरुआती 4 महीने इसने 2 यूनिट ही रखा, तो जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा इन 4 महीने का वो बनेगा 2 × 4। फिर 4 महीने के बाद 50% इंक्रीज किया, तो 2 पे अगर आप 50% का इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 50% होता है 1, मतलब 2 पे 1 का इंक्रीज दैट इज 3। अब ये जो 3 है ये बाकी कितने टाइम के लिए होगा, तो यहां पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 साल के बाद का दे रखा है। तो जो अपन को रेशियो लेना है वो भी 1 साल का लेना है, मतलब टोटल टाइम पीरियड अपना होगा 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने। तो शुरुआती 4 महीने के लिए 2 यूनिट है, तो बाकी कितना टाइम रह गया 8 महीने। तो बाकी 8 महीनों के लिए कितना होगा 3 यूनिट। सेम तरीके से यहां पर ये जो बी है इसने 3 यूनिट शुरुआती 4 महीने के लिए रखा, इसके बाद अपनी कैपिटल को 1/3 डिक्रीज कर दिया। तो पहले 3 था, 3 पर अगर आप 1/3 का डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। 3 का 1/3 1, तो 3 - 1 = 2। दैट मीन्स कि बाकी 8 महीने के लिए इसने 2 यूनिट कैपिटल रखा, तो 2 × 8। और सी ने अपनी कैपिटल को अनचेंज रखा, अनचेंज मतलब पूरे 12 महीने के लिए 5 यूनिट ही रखा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 5 × 12। अब यहां पर अपन को क्या करना है, इनका लेना है रेशियो। तो देखिए 4 से आप काट दीजिए, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 3 बार में। तो यहां पर ये आ गया 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी 4 और 3 7 और ये 5 3 15। तो ये हो गया इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यही इनके टोटल प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट है 33,000, ये 8 7 15 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 8 और 7 15, 15 और 15 30,
तो 30 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 33,000 और यहां पर अपन से बी का शेयर पूछ रहा है जो कि है 7 यूनिट। तो देखिए डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो 3 से कितनी बार में हो गया 1100 बार में। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू 1100, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1100 इंटू 7 दैट इज 7700। ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफाई, तो देखिए इस तरीके के सवालों में आप चाहे तो थीटा की कुछ वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन वो डालने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अच्छा ये है कि मैं यहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करूं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो टेन कोट है इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, फिर ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे में अगर मैं बात करूं तो देखिए जो 2 है इसको मैं 1+1 लिख दे रहा हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये अपने पास बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और सेम तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा के, और जो सेक स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है 1/कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर जो है वो होता है 1/साइन स्क्वायर। तो यहां पर आप चाहे तो टेन और कोट को भी साइन कोस में लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप और लगता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ऊपर में अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन गया 1/कोस स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में आप देखिए नीचे में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर आप यहां पर कोस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, वो भी साइन स्क्वायर ही होता है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो 1/साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कोस स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो गया, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिला के कितना बन गया साइन की पावर 6 थीटा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक आसान सवाल आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, बहुत हल्का सा फॉर्मूला यहां पर अपन ने इस्तेमाल किया। तो देखिए यहां पर अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये जो सवाल है ये एक बढ़िया लेवल का सवाल आप बोल सकते हैं, यहां पर परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम में इतना याद रख पाना मुश्किल होता है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये जो 0.1667 है ये अपने पास बराबर हो जाता है 1/6 के। परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा 1/6 वहां पे बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। सेम तरीके से ये जो 0.8333 है इसको आप लिख सकते हैं 0.333 प्लस 0.5। ये 0.333 ये होता है 1/3 और 0.5 हो गया 1/2। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6। तो ये जो सेकंड वाला टर्म है ये है 5/6, फिर ये है आपके पास 1/3 डिवाइड बाय, सेम तरीके से यहां पर आप 2 इंटू 0.111 लिख सकते हैं इसको, और ये जो 0.111 है ये आपके पास बराबर होता है 1/9 के, तो ये आ गया आपके पास 2/9। तो ये भी आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा 1/9 का, तो ये है 2/9 मल्टीप्लाई। फिर सेम तरीके से इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.1667 प्लस 0.5। ये 0.1667 क्या होता है 1/6, और 0.5 हो गया हाफ, तो 1/6 प्लस 1/2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/6 दैट इज 2/3। तो ये आ गया 2/3। और सेम तरीके से जो 0.1250 है ये अपने पास होता है 1/8। तो ये सब टर्म आपने परसेंटेज में पढ़े होंगे। तो अब देखिए यहां पर ये 3 से अपना कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 2 बार में, फिर इसके अलावा ये 2 और 2 4 से ये 2 बार में, और ये 1 2 बार में, तो ये आ गया 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। ऑप्शन नंबर बी। P and Q can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively. They work together for 6 days and then Q is replaced by R. If the rest of the work is completed by P and R in 8 more days, in how many days can R alone complete 60% of the work? तो देखिए यहां पर P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और Q किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम सो दैट कि टोटल वर्क अपन कुछ मान पाए। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। मैंने मान लिया टोटल काम 60 यूनिट है, P अगर उसको 20 दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करेगा 60/20 मतलब 3 यूनिट, और अगर Q उसको 30 दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करेगा 60/30 मतलब 2 यूनिट। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, हर दिन ये कितना काम करते हैं यही इनकी एफिशिएंसी होती है। अब देखो बोला जा रहा है कि शुरुआत 6 दिन तक तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे,
तो 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे ये हर दिन, तो 6 दिन में हो जाएगा 5 × 6। फिर बाकी जो काम बचा हुआ है उसके लिए Q को R से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि R की जो एफिशिएंसी है वो x यूनिट है पर डे। अब यहां पर बोल रहा है कि P और R मिलके 8 दिन और लगाते हैं बाकी बचे हुए काम को करने में। मतलब P और R मिलके 8 दिन में बाकी बचा हुआ काम करते हैं। तो P और R कितना काम करेंगे? P तो करेगा 3 यूनिट और R करेगा x यूनिट, तो 3 + x हर दिन इतना काम होगा। और कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क जिसको अपन ने माना था 60 के बराबर। तो यहां से अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 × 5 = 30, तो 60 - 30 हो गया 30। तो ये आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 + x = 30/8। 30/8 मतलब कितना गया? तो या तो इसको आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास आ जाएगा 15/4। तो x = आ गया अपने पास 15/4 - 3, दैट इज 3/4। तो ये हो गई अपने पास x की एफिशिएंसी, मतलब हर दिन वो 3/4 यूनिट काम करता है। तो अब देखिए यहां पर मेरे से पूछा जा रहा है कि R अकेला 60% काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है 60 यूनिट, इसका ले लीजिए आप 60%। और हर दिन कितना काम करता है? 3/4। तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो गया? 60% ऑफ 60, और एफिशिएंसी कितनी है? 3/4। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा ये 3 से 2 बार में, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 का 6 बार में 48, दैट मीन्स 48 डेज। तो R को 60% काम करने में लगेंगे 48 दिन। अगर पूरा काम पूछा जाता कि पूरा कितना करेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 16 × 5 = 80, दैट मीन्स कि 80 दिन में पूरा काम करेगा। क्योंकि 48 क्या है? 16 × 3 = 48, तो 60% में 48 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 80 दिन लगेंगे। The base of a right pyramid is an equilateral triangle with side 10 cm and its vertical height is 24. Find the volume of the pyramid. तो देखिए बहुत ही आसान सवाल आप इसको बोल सकते हैं। यहां पर अपन को पिरामिड का वॉल्यूम पूछ रहा है और जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? ये अपने पास होता है 1/3 × एरिया ऑफ बेस × हाइट। तो यहां पर बेस क्या है? बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया अपन को निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 × साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। और हाइट आपको कितनी दे रखी है? वर्टिकल हाइट है 24, तो यही हो जाएगी आपके पास पिरामिड की हाइट। तो एक आसान सवाल आप इसको बोल सकते हैं। 4 × 3 = 12, 12 का 2 बार में, 10 का स्क्वायर 100, 100 × 2 200, तो ये आ गया 200√3। ऑप्शन नंबर डी। At what rate of interest per annum will a sum of rupees 15,625 amount to 19,683 in 1 year 6 month if the interest is compounded half yearly? तो देखिए यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि 15,625 1.5 साल में 19,683 रुपए बन गए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? पर एनम। तो देखिए इस तरीके का जो सवाल है वो सीजीएल प्रीलिम्स की हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया था। तो यहां पर एक बात तो पक्का है कि जो सवाल सीजीएल प्रीलिम्स में ज्यादा पूछे गए उनको सीजीएल मेंस में भी उनने लिया ही लिया है। तो अगर सीजीएल प्रीलिम्स आप अच्छे से करके गए होंगे तो फिर मेंस में आपको दिक्कत नहीं आई होगी, लगभग सभी सवाल आपसे हो गए होंगे। अब देखिए ये भी एक आसान सवाल है, ये इस तरीके का सवाल भी मैंने कराया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो यहां पर सबसे पहले तो अपन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं और टोटल टाइम है 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने में कितनी बार हाफ ईयरली आता है? तो मैं बोल सकता हूं कि 1 साल 6 महीने में 3 बार हाफ ईयरली आता है, 6 6 6, दैट मीन्स कि 3 बार अपन ने कंपाउंड किया है। तो अब आप यहां पर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 3 बार कंपाउंड किया है तो मेरे को प्रिंसिपल और अमाउंट का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल का क्यूब रूट अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 15625, और सेम तरीके से अमाउंट का भी आपको लेना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 19683। तो 15625 का जो क्यूब रूट है वो हो जाता है 25, क्योंकि ये 25 का क्यूब है। सेम तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 25 से थोड़ा बड़ा होगा, या तो 26 होगा या 27 होगा। आप यूनिट डिजिट से देख लीजिए। 7 का क्यूब 343, मतलब यूनिट डिजिट 3, तो मैं बोल सकता हूं कि 27 का क्यूब 19683 होगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 27। अब ये अपने पास हो गया 6 महीने का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, क्योंकि यहां पर जो अपन कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो हर 6 महीने पे कर रहे हैं, इस वजह से ये 6 महीने का है। अगर यहां पर अपन 1 साल पे कंपाउंडिंग करते हैं तो फिर यही रेशियो 1 साल का होता। जितने टाइम पे कंपाउंडिंग करी जाती है उतने का ही ये रेशियो बन जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 रुपए का इंटरेस्ट है 25 रुपए पे। तो यहां पर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है 6 महीने की तो कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 100% कर दीजिए, दैट इज 8%। अब ये जो 8% है ये 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां पर अपन 6 महीने पे कंपाउंडिंग कर रहे थे। लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है पर एनम। तो पर एनम निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 1 साल में कितनी बार 6 महीने होते हैं?
2 बार 6 महीने होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 16%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ द मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए यहां पे आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और मीडियन पूछा जा रहा है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहां पर सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी एक अलग से कॉलम अपन को बनाना पड़ता है। तो जो पहला वाला क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सेम हो जाती है, दैट इज 5, यही रह जाएगी आपके पास। अब अगली जो क्लास है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स की 8 प्लस 5 दैट इज 13, फिर 13 प्लस 6 दैट इज 19, फिर 19 प्लस 6 25, और फिर 25 प्लस 5 30। तो ये हो गई आपके पास सारी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आखिरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये बराबर होती है सारी फ्रीक्वेंसी का। तो अगर इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप करेंगे 5 8 6 6 5 का, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 30। तो यही अपने पास एन हो जाता है। तो एन इक्वल टू आ गया 30। तो अब यहां पर सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, इसका आधा करना होता है, दैट इज एन बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 30/2 दैट इज 50। तो अब सबसे पहले तो यहां पर आपको मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ती है। मीडियन क्लास कौन सी होती है, तो देखिए ये जो 15 आपके पास आया, इससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखिए, इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 19, क्योंकि 15 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, 13 तो छोटा हो गया। तो अब जैसे अगर 16 होता तो फिर वो 16 वाली क्लास अपन लेते हैं, लेकिन 16 17 18 नहीं है, डायरेक्ट क्या है 19 है। तो ये जो 19 वाली क्लास है यही अपने हो जाती है मीडियन क्लास। दैट मीन्स की जो मीडियन है वो इस क्लास में लाई करेगा, मतलब 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन है जो 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, थोड़े से में आपका काम चल गया। लेकिन अगर आपको सोल्व करना है पूरा तो चलिए सोल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करूं, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 20 से 30 है, तो लोअर लिमिट क्या होगी 20, 30 क्या है अपर लिमिट, लेकिन अपन को क्या चाहिए लोअर लिमिट, दैट इज 20। फिर सेम तरीके से n बाय 2 है 15 माइनस सी एफ। यहां पर सी एफ क्या है, तो जो अपनी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट पहले कौन सी है 20 से 30, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 13। तो ये जो सी एफ है ये आ गया 13 डिवाइड बाय एफ। एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होता है, इन क्लास का डिफरेंस। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है। तो यही अपनी हो गई हाइट। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, 20 प्लस 15 माइनस 13 2, 2 इंटू 10 20, 20/6 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाता है, वो आ जाता है आपके पास 3.66 नहीं 3.33, एक मिनट 20/6, हाँ सही है। तो 3.33 दैट इज 23.33, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी एक आसान सवाल आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में तो जो अपना फॉर्मूला है उसको लगाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अपना काम चल जा रहा था। The marks obtained by 9 students in a test are these. Determine mode of the marks. Number of students scoring above average. तो देखिए यहाँ पे आपको 9 स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है और आपसे मोड पूछ रहा है। सबसे पहले तो मोड क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है अपने पास वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो वो मैं बोल सकता हूँ 7 है, क्योंकि जो 7 है वो 3 स्टूडेंट के मार्क्स आए, इसके अलावा 8 जो है वो 2 के आए और बाकी तो 1 के आए। तो मोड कितना आ जाएगा, तो मोड आ जाएगा 7। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि या तो ए होगा या बी होगा, सी और डी तो नहीं हो सकता। तो वो अपन को क्या करना है, एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन से पूछ रहा है कि एवरेज से ज्यादा कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए। तो चलिए एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इनका सम अगर आप निकालते हैं तो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 9 29, 29 और 6 35, 35 और 15 हो गया 50, 50 7 57, 57 और 10 दैट इज 67 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि है 9। तो 9 7 जा 63, 7 पॉइंट समथिंग आएगा है ना। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये 7.4 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7.4 से ज्यादा किसके आए, तो देखिए एक तो ये है 8, एक ये है 9, एक ये 8 और एक ये 10। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एवरेज से ज्यादा मार्क्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। The height of a pyramid is 8 meter and the base of the pyramid is a square whose diagonal is this. Find approximate volume of the pyramid. तो देखिए इस बार आपको पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर की शेप का दे रखा है। तो ये अपना हो गया बेस।
अब पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर अपन को हाइट तो दे रखी है, एरिया ऑफ बेस अपन को निकालना पड़ेगा, और इसका जो डायगोनल है ये अपन को दे रखा है √512 मीटर। तो अब जैसे अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूं, तो अपन जानते हैं कि ये तीनों आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं कि जो पिरामिड का डायगोनल होता है वो इक्वल टू होता है a√2। तो a√2 इक्वल टू √512। √512 मतलब क्या हो गया, 512 होता है 256 का डबल, 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16, तो 16√2। तो ये √2 अपना कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू आ गया आपके पास 16 के बराबर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड है 16, 16 का स्क्वायर 256 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 8। तो यहां पर अपन से अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा है, 3 से अगर आप इसको काटेंगे, 3 का 8 बार में 24, 5 बार में 15 और 3 का 3 बार में 9। तो यहां पर आप देखिए 8 3 24 की 4, 2 के लिए चला गया, 8 5 40 और 2 42 की 2, 4 के लिए चला गया, 8 8 64 और 4 68। तो 682.4 अप्रोक्सीमेटली अगर आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम with parallel side measuring 10 cm and 20 cm and non-parallel side measuring 13 cm each. The volume of the prism is 3240 cubic centimeter. What is the total surface area of the prism? तो देखिए यहाँ पे आपको एक राइट प्रिज्म दे रखा है जिसका बेस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये है अपने पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो। तो यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड अपन को कितनी दे रखी, 13। दैट मीन्स कि ये वाली भी 13 है और ये वाली भी 13 है। फिर इसके अलावा ये है 10 और ये है 20। अब यहां पर अपन को वॉल्यूम दे रखा है प्रिज्म का और अपन से टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि उसका बेस कैसा है। तो अब जैसे यहां पर बेस है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 4 साइड होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक तो नीचे में बेस होगा, एक ऊपर में टॉप होगा, तो 2 फेस तो ये हो गए। इसके अलावा 4 फेस बीच में होंगे, क्योंकि बेस में 4 साइड है। जितनी बेस में साइड होती है उतने ही बीच में फेस होते हैं। जैसे यही अगर इसका बेस ट्राइंगल होता तो ट्राइंगल में बेस में 3 ही साइड होती, तो फिर 3 फेस बीच में होते हैं। यही अगर पेंटागन होता तो पेंटागन में बेस में 5 साइड होती, तो फिर 5 फेस बीच में होते हैं। तो यहां पर ट्रेपेजियम है जिसमें 4 साइड है, तो यहां पर 4 फेस है। तो यहां पर टोटल कितने फेस बन गए, 6 फेस। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सभी फेस के एरिया का सम। तो जैसे यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक तो सबसे पहले तो जो बेस और टॉप है उसका एरिया अपन लिख लेते हैं। बेस और टॉप कैसा है, ट्रेपेजियम है, तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों का बराबर होएगा, जितना नीचे का होगा उतना ऊपर का होएगा। इसके अलावा बीच के जो फेस होंगे वो होंगे रेक्टेंगल के शेप के, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखिए यहां पर जैसे एक साइड तो मैं बोल सकता हूं कि वो हो जाएगी हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। अब दूसरी साइड जो है वो क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं कि जो बेस की साइड है वो ही इन चारों फेस की साइड हो जाएगी। जैसे ये जो फ्रंट का फेस है इसके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 20, तो इसका एरिया बन जाएगा 20 इंटू एच। जो पीछे वाला फेस है उसके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 10, इसका एरिया बन जाएगा 10 इंटू एच। और ये जो अगल बगल के फेस है इनके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 13, तो इनका एरिया बन जाएगा 13 इंटू एच, 13 इंटू एच। अब अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो वो बन गया 10 + 20 + 13 + 13। और ये क्या है, ये है बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, चारों साइड का सम। तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास हो जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो ये बन जाता है अपने पास टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर अपने पास बेस का पेरीमीटर तो है, क्योंकि अगर चारों साइड है तो उनका सम कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस आ जाएगा। लेकिन एक तो प्रिज्म की हाइट नहीं है, दूसरा बेस का एरिया नहीं है, तो ये दोनों चीजें अपन को निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बेस का एरिया निकालते हैं। अब ये जो बेस है ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है आपके पास हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पर हाइट काई की, ट्रेपेजियम की। प्रिज्म की हाइट को मैंने h माना, इसलिए मैंने ट्रेपेजियम की हाइट को h1 मान लिया। तो h1 कैसे निकलेगी, तो अब देखिए ये है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में जैसे इसको अपन मान लेते हैं हाइट, तो जितनी ये ऊपर की 10 है ये वाली, उतनी ही ये नीचे की 10 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बन गया, एक तरीके का रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये 10 है तो ये पूरी साइड 20 है, तो आप 20 - 10 दैट इज 10। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसका और इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 10 के बराबर। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में ये दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी 13 है, ये भी 13 है और हाइट बराबर है। तो फिर ये तीसरी साइड को भी बराबर होना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 5
और ये भी 5। तो अब आप यहां पर 5, 12, 13 ट्रिपलेट होती है, तो जो हाइट है वो हो जाएगी अपने पास 12 के बराबर। तो इस ट्रेपिजम की जो हाइट है वो आ गई 12। तो यहां पर अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू h1 है 12 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 10 + 20। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 2 से 6 बार में, और 6 × 30 = 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर आपको ट्रेपेजियम का एरिया तो मिल गया, लेकिन अभी भी प्रिज्म की हाइट नहीं मिली। तो ये कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी प्रिज्म के वॉल्यूम से। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, वो इक्वल टू होता है अपने पास एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो बेस का एरिया आ चुका है अपने पास, ये है 180, और यहां पर हाइट अपन निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 18 का 18 टाइम्स, तो हाइट आ गई आपके पास 18 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है ये काई की, ये है प्रिज्म की हाइट। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो बेस का एरिया तो है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और बेस का प्रिज्म जो बेस का पेरीमीटर है वो कितना है, तो चारों साइड का सम कर लीजिए, 13 + 13 26, 26 + 30 दैट इज 56 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 18। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ गया 360 प्लस 18 × 6 108, 10 कैरी चला गया, 18 × 5 90, 90 + 10 100। तो ये आपके पास आ गया 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी इंटीजर्स इन दी सेट हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर। तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 100 में कितने इंटीजर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर होंगे। तो अब देखिए आप जानते हैं कि 1 तो सभी का डिवाइजर होता है, दैट मीन्स कि 1 तो होगा ही होगा, इसके अलावा 2 डिवाइजर और होने चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले अगर जैसे मैं बात करूं 1 की, तो 1 का तो केवल एक ही डिवाइजर होता है वो खुद, तो वो तो नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो उनके भी केवल 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, तो वो भी नहीं हो सकते। अब 1 और प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर अपने पास बचे वो देखिए कम से कम 2 प्राइम नंबर से मिलकर बने होते हैं, मतलब 2 प्राइम नंबर के मल्टीपल से मिलकर बने होते हैं, P1 P2। कम से कम मैं बोल रहा हूं, मतलब 2 से ज्यादा भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि 2 ही होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जैसे अगर कोई नंबर 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो इसके क्या क्या डिवाइजर होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एक तो 1 होगा, एक P1 होगा, एक P2 होगा, और एक इसके अलावा P1 × P2 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूं, जैसे 2 × 3 मैंने लिखा तो ये आया 6। अब 6 के क्या क्या डिवाइजर है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है। तो क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तो 4 डिवाइजर हो गए। अपन को कितने चाहिए, 3 डिवाइजर। अब 3 कैसे आएंगे, जब ये P1 और P2 बराबर हो जाए, क्योंकि अगर P1 और P2 बराबर हो गया तो ये केवल एक ही डिवाइजर रह जाएगा। तो एक तो 1, एक ये P1 और एक ये P1 × P1, मतलब अगर P2 को मैं P1 कर दूं तो दैट मीन्स क्या होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर। अगर मैं P2 की जगह भी P1 कर देता हूं तो ये बन गया P1 × P1, और P1 × P1 मतलब P1 का स्क्वायर, दैट इज प्राइम नंबर का स्क्वायर। मतलब जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर होते हैं उनके 3 डिवाइजर होते हैं, 1 प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर। तो जैसे अगर यहां पर आप प्राइम नंबर देखेंगे तो सबसे पहला तो है आपके पास 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, इसके 3 है, एक तो है 1, एक है 2 और एक 4 है। फिर 2 के बाद 3 का स्क्वायर 9, इसके भी 3 है, 1, 3 और 9। सेम तरीके से 3 के बाद आता है 5 का स्क्वायर 25, इसका 1, 5 और 25। फिर आ गया अपने पास 7 का स्क्वायर 49, इसका 1, 7 और 49। 7 के बाद आता है 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा 121, और 121 जो है वो इस सेट में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर अपन को केवल 1 से 100 तक ही जाना है। 121 इसके बाहर चला गया तो उसको अपन यहां पर नहीं लेंगे। दैट मींस कि टोटल कितने नंबर हुए, तो टोटल 4 नंबर हुए। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि 121 तो नहीं आ रहा, लेकिन 11 तो आ रहा है, 11 का स्क्वायर है। तो 11 से अपन को कोई मतलब नहीं है, केवल अपन को ये 4, 9, 25, 49 इनसे मतलब है। वो किसका स्क्वायर है उससे मुझे मतलब नहीं है, वो नंबर क्या है वो मेरे को चाहिए, वो नंबर इस सेट के बीच में आना चाहिए। लेकिन 121 यहां पर नहीं आता, इसलिए अपन उसको काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर टोटल कितने इंटीजर हो जाएंगे, 4। इफ द मोड ऑफ द डेटा सेट इज 26 फाइंड ए। तो देखिए मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि a+6 जो है वो 2 बार आया है। इसके अलावा जितना भी टर्म आप देखेंगे वो एक ही बार आया है, a भी एक बार आया है, a+2 एक बार आया है, a+4 एक बार आया है, a+5 एक बार, a+8 एक बार। तो मोड क्या आ जाएगा, a+6। तो a+6 = 26 मेरे को दे रखा है, तो a = 20। तो एक बहुत ही आसान सवाल आप इसको बोल सकते हैं
इतना आसान है कि मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देख के भी आप इसको कर सकते थे। ए सम ऑफ रुपीज 4800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो द शेयर ऑफ बी हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ए। तो देखिए फिर से एक बहुत ही आसान सवाल आप इसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी का रेशियो अपन को दे रखा है 3 4 5 और ए बी सी के बीच में 4800 अपन को डिवाइड करने। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो 4800 है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3 4 5 में। दैट मीन्स कि 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 4800 और मुझसे पूछा जा रहा है कि बी का जो शेयर है वो ए के शेयर से कितना ज्यादा है। तो देखिए बी का शेयर कितना है 4 यूनिट, ए का कितना है 3 यूनिट, तो कितना ज्यादा हुआ 1 यूनिट। दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो 12 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 400 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फैमिली ऑन ग्रोसरी इज फैमिली ए 250, फैमिली बी 400, फैमिली सी 350, फैमिली डी 500 एंड फैमिली ई 300। तो यहां पर अपन से सबसे पहले तो पूछ रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर, फिर पूछ रहा है फैमिली स्पेंडिंग अबव एवरेज, और फिर पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सपेंडिचर। तो देखिए अगर आप ये थर्ड वाले की बात करेंगे तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किसका है, वो है फैमिली डी का, कितना 500। लोएस्ट एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो है फैमिली ए का, कितना 250। तो इनका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब यहां पर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो देखिए एवरेज कितना होगा, तो आप चाहे तो सबका सम कर लीजिए, आसान है। 250 + 400 हो गया अपने पास 650, 650 + 350 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 1000, 1000 + 800 करेंगे तो 1800। तो सम आ गया 1800 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा 360। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि कितनी फैमिली है जिनका 360 से ऊपर है। तो एक तो देखिए फैमिली बी है क्योंकि इसका 360 से ऊपर है, और एक फैमिली डी है। केवल यही दो फैमिली है जिनका एवरेज से ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो है। तो बी और डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है सी और डी, लेकिन सी नहीं है, क्या है बी है। तो ये भी देखिए एक नॉर्मल सवाल था, आसानी था, कुछ भी नहीं करना था, ऐसा कोई बहुत मुश्किल टर्म नहीं था, एवरेज निकालना था और डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट है इफ sin थीटा बाय x इक्वल टू cos थीटा बाय y देन sin थीटा माइनस cos थीटा इज। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको अपन लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू x बटा y। sin थीटा बाय cos थीटा होता है अपने पास tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू अपन को दे दिया x बटा y। यहां पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो अपन जानते हैं कि tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो जैसे अगर आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया y। तो परपेंडिकुलर x है और बेस क्या होता है, थीटा से लगने वाली साइड, तो ये हो गया y। तो यहां पर आप वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा √x² + y²। तो अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनियस है √x² + y²। और सेम तरीके से अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है y और हाइपोटेनियस है √x² + y²। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - y डिवाइड बाय √x² + y²। तो यहां पर जो x y की वैल्यू डाल के सोल्व करने की कोशिश करी होगी वो पछताया होगा, क्योंकि ये सवाल उस पर था ही नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल था। डायरेक्ट अगर आप करते तो बहुत ही आसानी से हो जाता। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। मेरा जो ओपिनियन है इस पेपर को लेके वो ये कि पेपर इजी साइड पर था, इसको आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मतलब डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, मीडियम आप बोल सकते हो, लेकिन इजियर साइड पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ही क्वेश्चन थे जो मीडियम भी थे, वरना तो सब इजी क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सीजीएल प्रीलिम्स में आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सीजीएल प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे गए थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सीजीएल प्रीलिम्स में आया था, पार्टनरशिप वाला जो सवाल था वो भी सीजीएल प्रीलिम्स में आया था, पिरामिड और प्रिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी सीजीएल प्रीलिम्स में आए थे। सीजीएल प्रीलिम्स में प्रिज्म और पिरामिड इसके क्वेश्चन काफी सारे थे, तो जिनने वो करे होंगे उनको फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, आसानी से कर लिया होगा। और कैलकुलेटिव भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। जैसे एक जो सवाल अपना सिंप्लीफिकेशन का था परसेंटेज वाला 0.1667 वाला, वो सवाल एक अच्छे लेवल का आप बोल सकते हैं, क्योंकि उतना क्लिक नहीं कर पाता उस टाइम पे कि ये परसेंटेज के हिसाब से सोच लूं। उस टाइम अपन
या तो अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं या फिर यूनिट डिजिट वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज पे वो सवाल नहीं था, तो उसको एक अच्छा सवाल आप बोल सकते हैं। अब जिनने अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा के मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व करना पड़ा होगा तो उनको तो फिर कैलकुलेटिव भी वो सवाल लगा होगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में वो कैलकुलेटिव भी नहीं था। और इसके अलावा तो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जो इनने नंबर दिए हैं वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहे थे। मतलब कहीं भी ऐसा आपको नहीं करना पड़ा कि बड़े बड़े डिवाइड करने पड़ रहे हैं या वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे। जैसे यहां पर स्टार्टिंग में जो सवाल था अपने पास, जहां पर अपन ने मीन निकाला था, उस सवाल में अपन को फिर भी डिजिटल सम या यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगी। अगर आप उसमें लगाना कोशिश करेंगे तो यूनिट डिजिट तो चारों ही ऑप्शन की सेम हो जाएगी और डिजिटल सम भी 2 ऑप्शन का सेम हो जाएगा, तो वहां पर वो चीज नहीं हो पाएगी। इस वजह से आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से वहां निकल जा रही थी, क्योंकि नंबर जो थे वो इंटीजर थे और डिवाइड करना भी मुश्किल नहीं था। 75 से आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से पेपर कैलकुलेटिव भी आप नहीं कह सकते। जो एक प्रिज्म वाला सवाल था, ट्रेपीजियम वाला, उसमें थोड़ी प्रोसेस लंबी थी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम से अपन को हाइट निकालनी थी और हाइट निकालने के लिए अपन को ट्रेपीजियम की हाइट निकालनी थी। ट्रेपीजियम की हाइट से प्रिज्म की हाइट निकाली, प्रिज्म की हाइट से उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के ऊपर जो प्रिज्म बनता है वो काफी कम आता है। हो सकता है कि आपने इससे पहले नहीं देखा हो, तो वो एक अलग चीज यहां पर आई थी। लेकिन प्रिज्म देखिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रिज्म वगैरह के बारे में पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बहुत नहीं है, नॉर्मल सवाल इसके बनते हैं। तो देखिए पेपर में बोल सकता हूं कि नॉर्मल था, बहुत ज्यादा ना तो मुश्किल ना बहुत ईजी, एक ठीक पेपर था। कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी जो क्वेश्चन था वो आसान था, क्योंकि वहां पर भी क्यूब रूट काफी आसानी से आ गया। नंबर जो उन्होंने दिए वो ऐसे दिए जिनका क्यूब रूट आपको याद होता है। 25 का क्यूब रूट याद ही होता है, और वो जो दूसरा नंबर है वो 25 से थोड़ा बड़ा होगा, तो यूनिट डिजिट की मदद से भी अपन कर सकते थे। तो चलिए यही था मेरा ओपिनियन इस पेपर के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो। ऐसी प्रैक्टिस आती रहती है मेरे चैनल पे। मैं अभी हर दिन 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं, बीच में नहीं डाल पाया, लेकिन इस पेपर के बाद मैं जरूर डालूंगा। और एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की भी सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी, वो भी आपको काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसके सारे चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए। अगर आप रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।